प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपनी अभी पिछले असवाक में 2 चैप्टर पढ़े हैं, लफ्ज, कलमा, जुमला और कलमा की इकसाम। आज जो हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे वो है हमारा एक खत, और वो जो खत है ये है मामूजात के नाम। मामूजात का मतलब है मामू, जो अक्सर बच्चों के यानी तकरीबन तमाम बच्चों के मामू होते हैं। तो हमारे जो मामू हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो मामूजात यानी कजन कहलाते हैं। मामू के बच्चे चाहे बेटी है चाहे बेटा है, तो आपस में जो हमारा ताल्लुक बनता है उनके साथ वो है कजन का। इसको उर्दू में कहते हैं मामूजात। यानी मामू के अगर बच्चे हैं तो वो आपके कहलाएंगे मामूजात। आपस में मामूजात भाई या मामूजात बहन जो है वो पूरा मुकम्मल रिश्ता कहलाता है। और बहन या भाई बात की बात है, पहले वो होंगे हमारे मामू के बेटे यानी मामूजात। यानी हमारा रिश्ता बनेगा कौन सा, भाई बहन वाला। मामूजात यानी मामू का जो बेटा है वो आपका भाई, और बहन, बेटी है तो बहन है, भाई है तो वो बेटा है तो वो आपका भाई है। तो उम्मीद है कि बच्चों को मामूजात का लफ्ज समझ आ गया होगा। ये ऐसे कजन को कहते हैं कि जो कि हमारे किसी मामू का बेटा या बेटी हो। आइए आगे बढ़ते हैं खत की तरफ। तो खत मामूजात के नाम है और खत लिखने की एक वजह है, और वो है वजीफे की मुबारकबाद। तो बेटा खत के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बता दूं कि लिखी हुई बात जब हम किसी से करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो खत कहलाता है। यानी हम समझते हैं कि हम जिसको खत लिख रहे हैं हम उससे तकरीबन बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जिसके साथ गुफ्तगू की जा रही होती है पहले हम उसकी हेडिंग बनाएंगे। खत लिखने के लिए जरूरी है कि खत का एक खास पैटर्न इख्तियार किया जाए। इस पैटर्न को हम उसूलों के नाम से भी याद करते हैं। खत लिखने के जो उसूल हैं वो है कि सबसे पहले हमने अपना पेज लेकर उसकी एक हेडिंग बनानी है कि खत जो है वो किसी के भी नाम लिखा जा रहा है, पहले हम उसका तारुफ करवाएंगे। खत जो है वो किसी के भी नाम हो सकता है, भाई के नाम हो सकता है, बड़ी बहन के नाम हो सकता है, चचा जान के नाम भी हो सकता है, मामू के नाम भी, खाला के नाम भी, वालिद और वालदा के नाम भी खतूत लिखे जाते हैं। दोस्त, सहेली और इदारों के जो हेड होते हैं, सरकर्दा हुक्मरान जो होते हैं, जो बड़े होते हैं उनके इदारों के, तो डायरेक्टर्स के नाम भी खत लिखे जाते हैं। तो इस लेवल पर, 4th क्लास के लेवल पर ज़रूरी है कि आप जिस किसी को भी खत लिख रहे हैं, उर्दू की लिखाई के लिए आपने सेंटर पेज का जो हिस्सा होता है, यानी सफ़े का दरमियान वाला हिस्सा, चाहे लूज शीट है चाहे कॉपी है, तो आपने उसका दरमियान में बिल्कुल जाकर एक हेडिंग सी बनानी है जो कि हमारी 2 लाइंस पर आती है। उसके बाद हमने खत लिखने की, चूंकि बेटे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, तो उस वजह को हम उसके बिल्कुल नीचे लिखते हैं। पहले हमारा रिश्ता होगा जाहिर जिसके नाम हम खत लिख रहे हैं, और फिर हम उसको खत लिखने की एक वजह है वो बताएंगे, और उस वजह को हम कर देते हैं ब्रैकेट। ये जो वजह है खत लिखने की यही हमारा उन्वान कहलाता है। मतलब ये कि 2 हेडिंग से हमने खत को शुरू किया। एक हेडिंग वो है जिसके नाम हम खत लिख रहे हैं, दूसरी हेडिंग वो मौजू है या वो उन्वान है जिस पर हम खत लिख रहे हैं। मौजूदा खत है मामूजात के नाम, और इसकी वजह है कि मामूजात यानी हमारा जो मामूजात भाई है या बहन है उसने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से उनको एक स्कॉलरशिप यानी वजीफे की रकम मिली है। तो हमने इस कामयाबी पर उनको मुबारकबाद देनी है। वजीफे के बारे में आप समझ लें कि ये वो रकम होती है जो गवर्नमेंट किसी बच्चे की नुमाया कारकर्दगी, किसी तालिब इल्म की इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी पर गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिया जाता है। इनामी रकम जो मिलती है उसको वजीफा कहते हैं, इनामी रकम। ये 2 हेडिंग्स करने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि हमने दाएं कोने की तरफ जाकर इम्तिहानी मरकज का लफ्ज लिखना है। इस जगह पर हम कोई भी एड्रेस अपने घर का भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त लिखा हुआ है इम्तिहानी मरकज। उसकी अगली लाइन पर हम लिखेंगे
14 मार्च यानी डेट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 14 का लफ्ज लिखकर हमने स्लान लगानी है, फिर महीना लिखेंगे, 14 जाहिर कर रहा है दिन को, और मार्च जो है वो महीना है, और उसके बाद हमारा ईयर यानी सन है 2018। ये जो छोटा सा हमजा का साइन है ये हमारे साल को जाहिर करता है, यानी 2018 को जाहिर कर रहा है। तो हमारी डेट मुकम्मल होगी डे, मंथ, डेट के साथ, और फिर मंथ के साथ, और फिर हमारी ईयर के साथ। तो तारीख, महीना और साल लिखने के बाद हमने अगली लाइन पर जाकर उनको मुखातिब करना है जिसके नाम हम खत लिख रहे हैं। अभी हमने मुखातिब किया है अपनी मामूजात बहन को, प्यारी बहन सादिया, और सादिया की जगह पर आप कोई अपनी कजन का नाम भी लिख सकते हैं, नाम कोई भी हो सकता है। प्यारी बहन सादिया लिखने के बाद एक रमूजे काफ की अलामत है निदाइया का साइन। निदाइया कहते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन को। ये निदाइया का साइन जो है ये मुखातिब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी को पुकारते हैं या मुखातिब करते हैं। इस निशान को लिखने के बाद हमने मुकम्मल स्पेलिंग के साथ अस्सलामुअलैकुम का लफ्ज लिखना है। ये बेहद इम्पोर्टेंट यानी अहम लाइन है। ये खत का हेड कहलाता है। अगर आपने इसमें कोई गलती की तो पूरा एक नंबर कटने का अंदेशा होगा। सब बच्चों ने अस्सलामुअलैकुम के स्पेलिंग गौर से देखने हैं और इसी तरह लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। अस्सलामुअलैकुम लिखने के बाद खत्मे का निशान है। खत्मा इंग्लिश में फुल स्टॉप को कहते हैं। मतलब कि जब हम कोई जुमला मुकम्मल कर लेते हैं तो फुल स्टॉप यानी खत्मे का निशान दिया जाता है। तो इस लाइन पर आपको दो रमूजे काफ यानी अलामते वक्त मिलेंगे, नंबर 1 निदाया और नंबर 2 खत्मा। इस खत की डेट में कोई बच्चा कोमे का यानी सख्ते का या वक्फे का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपने वो इस्तेमाल किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। इस तरह हमारी 5 लाइनें मुकम्मल हो रही हैं। ये 5 लाइनें खत का पैटर्न कहलाती हैं। ये तकरीबन सभी खतूत में ऐसे ही लिखी जाती हैं। पैटर्न कहते हैं नमूने को, यानी अगर हम खत किसी दोस्त के नाम लिख रहे हैं, भाई के नाम लिख रहे हैं, बड़ी बहन के नाम लिख रहे हैं, चचा के नाम लिख रहे हैं, किसी के भी नाम लिख रहे हैं, तो बेटे आपने इन 5 लाइनों को एज इट इज लिखना होगा। थोड़ा सा तब्दीली आएगी, यानी बहन की जगह पर भाई का लफ्ज, या मामूजात की जगह पर चचा जान के नाम खत, या वालिद के नाम खत, या वालदा के नाम खत, इस तरह छोटी सी तब्दीली के साथ। और फिर जो वजह होगी वो मुकम्मल तौर पर चेंज होने के साथ हम इन हेडिंग्स को उन्हीं की जगहों पर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी तब्दीली तो वजह की आएगी, उन्वान की आएगी, या यहाँ पर जो रिश्ता है या जिसके नाम खत लिखा जा रहा है वो तब्दील होगा, बाकी सारी चीजें ऐसी ही आएंगी, यानी इनकी तरतीब और इनके लिखने की जगह सेम होगी। 2 हेडिंग्स और फिर इंतहाई दाएं तरफ जाकर इम्तिहानी मरकज और तारीख लिखने के बाद हमने मुखातिब किया है जिसको हम खत लिख रहे हैं। इनको मुखातिब करने के बाद हमने अपना रिश्ता भी बता दिया कि प्यारी बहन सादिया बहन के नाम खत है। तो इनको मुखातिब करते हुए हमने अस्सलाम वालेकुम उनको सलामती की दुआ भी दे दी है। अब हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है पैटर्न के बाद, ये तकरीबन तमाम खतों का चेंज होगा। पहली 5 लाइनें तकरीबन सेम है, लेकिन अगले जो पैराग्राफ है ये सभी का तब्दील होता है, हर खत का डिफरेंट होगा। हम इस खत को पढ़ते हैं जो मामूजात के नाम है और हम प्यारी बहन सादिया को मुबारकबाद देने लगे हैं। तो पहली हमारी लाइन होगी, अभी मामू के जरिए मालूम हुआ कि आपने वजीफे के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी यानी खुसूसी कामयाबी जो है वो हासिल की है। खास कामयाबी, और इस सुनहरी कामयाबी यानी हम इसको कहते हैं कि ये ऐसा कारनामा है जो गोल्डन वर्ड से लिखा जाता है। तो इस सुनहरी कामयाबी पर मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। खत हम हमेशा तकल्लुफ में रह के लिखते हैं, बेतकल्लुफी थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन अदब का तकाजा है कि खत जो है वो तकरीबन पुरतकल्लुफ जुबान में लिखा जाए, तुम तू वगैरह ना किया जाए, आप कहा जाए, और इंतहाई मुनासिब अल्फाज में अदब के दायरे में रहकर खत लिखा जाए।
تو یہ لائن شو کر رہی ہے کہ آپ نے بے حد ادب کے ساتھ ان کو کہا ہے کہ اس سنہری کامیابی پر میری طرف سے دلی مبارکباد. میں جانتی ہوں کہ آپ نے وظیفے کے امتحان کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. مطلب کہ آپ نے ان کی ورکنگ کو سراہا اور پھر ایک دعا کے انداز میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی شو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, ان کی محنت رنگ لے کر آئی اور انہوں نے انعامی رقم حاصل کی. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. یہاں پر ہمارا یہ جو 4 جملے تھے پہلے پیراگراف کے وہ ختم ہو گئے ہیں. جب آپ جملے لکھتے ہیں تو آپ نے ہر جملے کے بعد ختمے کا سائن ضرور دینا ہے. جب آپ کا پہلا پیراگراف ختم ہو جائے تو ایک لائن چھوڑتے ہوئے آپ نے اگلا پیراگراف شروع کرنا ہے. ہر پیراگراف کی پہلی لائن میں آپ نے اپنی پہلی لائن کو تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہے. اگلی لائن سے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مارجن سے اس کو تھوڑا سا فاصلہ دے دیا ہے, گیپ کر لیا ہے. تقریباً 2 انگلیوں جتنا فاصلہ آپ نے رکھتے ہوئے مارجن کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ پہلی لائن شروع کرنی ہے. جب آپ کا پہلا پیراگراف ختم ہو جائے تو اگلے پیراگراف پر بھی آپ نے اسی طرح اس کے بالکل عین نیچے یعنی مارجن سے گیپ کرتے ہوئے اپنے اگلے پیراگراف کی پہلی لائن کو شروع کرنا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعزاز کو آپ کے لیے مزید کامیابیوں کا ذریعہ بنائے اور آپ اسی طرح ترقی کرتے رہیں. نہایت مناسب الفاظ میں آپ نے مبارکباد پیش کر دی ہے اور آئندہ کے لیے بھی دعا دے دی ہے. تو خط جو ہے وہ بہت ہی فارمل طریقے سے ہم نے اس کو پورا کیا. آخر میں آپ نے اپنا جو ایک فریضہ ہوتا ہے کہ گھر میں باقی لوگوں کو بھی سلام دیا ہے اور آپ نے اپنے والدین کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد پیش کر دی ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی طرف سے تو مبارکباد دی ہی ہے لیکن آپ کے تمام گھر والوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے تاکہ بچے کو زیادہ حوصلہ افزائی ہو. یہ لاسٹ لائن گھر میں سب کو سلام تقریباً سبھی خطوں میں لکھی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے اس خطمے کا سائن لگانا ضروری ہے. اگر آپ ان علامت وقف کا خیال نہیں رکھیں گے تو خط میں کبھی پورے نمبر نہیں آئیں گے. ان چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. خط ہم نے شروع کیا تھا ہیڈنگ کے ساتھ اور یہاں پر رائٹ سائڈ پر ہم نے 2 لائنیں شروع کی تھی, امتحانی مرکز اور 14 مارچ. اور خط کا اختتام جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ہو رہا ہے. آپ نے کبھی بھی ان سائڈوں کو چینج نہیں کرنا. امتحانی مرکز ہمیشہ دائیں کونے پر اور والسلام ہمیشہ بائیں کونے پر ہی لکھا جائے گا. کسی بھی خط میں ان چیزوں کی تبدیلی نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں خط کا پیٹرن کہلاتی ہیں. والسلام پہلی لائن ہے. اگلی لائن پر آپ نے لکھنا ہے آپ کی بہن, یعنی آپ اپنا رشتہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور نیچے آپ کا اپنا نام اور اس کے نیچے آپ اپنی جماعت بھی لکھ سکتے ہیں, چہارم بی یا چہارم اے. تو اس طرح ہمارا خط آج کا مکمل ہو گیا ہے. امید ہے سب بچوں کو خط لکھنے کے اصول یاد ہوں گے. اس کا ایک ٹیسٹ بھی بنایا جائے گا جس میں آپ لوگوں سے کوسچنس ہوں گے اور آپ کو سکھایا جائے گا کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے. اس کے لیے ہمارا ایک نیکسٹ لیکچر ریڈی ہوگا. ٹل دین اسٹے سیف. اللہ حافظ.